हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में। इसके अभिक्रिया और समीकरण के बारे में जानने से पहले तत्वों का जो हमने नाम बताया था, वो नाम और संकेत बताया था, वो संकेत याद रहना बहुत ज़रूरी है, तभी ये अभिक्रिया और समीकरण आसान लगेगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना था कि जितने भी तत्व के परमाणु होते हैं वो संकेत के रूप में लिखे जाते हैं, और जितने भी तत्व या यौगिक के अणु होते हैं वो सूत्र के रूप में लिखा जाता है। मतलब सूत्र जो है वो हमेशा अणु के रूप में ही लिखा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमें जानना है क्या, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले कह रहा है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। मतलब जब भी कोई एक पदार्थ हो या फिर एक से अधिक पदार्थ हो, दो तीन, उसके बीच जब भी रासायनिक अभिक्रिया कराया जाएगा तो जो उत्पाद बनेगा मतलब एक नया पदार्थ बनेगा। उदाहरण के लिए हमने यहाँ क्या लिया है, आयरन और प्लस सल्फर। इसके बीच जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो बनेगा क्या, आयरन सल्फाइड। यहाँ हमने शब्दों में लिखा है और यहाँ नीचे संकेत के रूप में और सूत्र के रूप में लिखा है। इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखा गया है। इस रासायनिक अभिक्रिया को इस समीकरण के रूप में लिखा गया है। आयरन का संकेत क्या होता है, Fe। सल्फर का संकेत है S, और ये दोनों के बीच जब अभिक्रिया हुआ तो बना क्या, आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड का सूत्र होता है FeS। तो यहाँ हमने रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत और सूत्र के रूप में लिखा है। दूसरा उदाहरण हमने जल लिया है। यहाँ जल को जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे जल में तो यहाँ हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। मतलब आयरन और सल्फर के बीच जब अभिक्रिया हुआ तो आयरन सल्फाइड बना। इसका एक मतलब ये एक नया पदार्थ बन गया। इसका जो गुण होगा इसमें नहीं आएगा और इसका गुण इसमें नहीं आएगा। इसका एक अपना नया गुण बन जाएगा। वही कह रहा है कि इसका एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जल का भी वैसा ही है। जल को जब अभिक्रिया करा के अलग अलग करेंगे, हाइड्रोजन को अलग कर देंगे और ऑक्सीजन को अलग कर देंगे, तो इसका जो गुण है वो इसमें नहीं आएगा। मतलब एक नया पदार्थ का निर्माण हो जाएगा, उसका गुण अलग हो जाएगा, नया गुण। जैसे पिछले वीडियो में भी हमने बताया था क्या, जल जो है इसका गुण है आपको बुझा देना, हाइड्रोजन का गुण है जलना, ऑक्सीजन का गुण है जलने में सहायता करना। इसका गुण है जलना, इसका गुण है जलने में सहायता करना। फिर से जब हम इसके बीच अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच तो फिर से क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो भी एक नया पदार्थ बन जाएगा। इसका गुण और इसका गुण मैच नहीं करेगा। वही कह रहा है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। अगला टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा उसमें बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, यहाँ हमने दो रासायनिक अभिक्रिया कराया तो इसमें भाग लेने वाला कौन पदार्थ है, ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो इसमें भाग, इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लिया, ये आयरन और सल्फर। तो कह रहा है कि भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। इसमें अभिकारक एक ही है, जल, सिर्फ जल भाग लिया है। और कहता है कि अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, उसको उत्पाद कहते हैं या फिर प्रतिफल कहते हैं। तो ये दोनों हो गया अभिकारक। इस अभिक्रिया का आयरन और सल्फर हो गया अभिकारक और आयरन सल्फाइड हो गया उत्पाद या फिर प्रतिफल। इस अभिक्रिया में जल हो गया अभिकारक और उत्पाद हो गया ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वही कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक
तथा उसमें बनने वाले पदार्थ को उत्पाद या फिर प्रतिफल कहते हैं। दोस्तों, मैं पहले से ही लिख कर रखती हूँ ताकि समय बर्बाद ना हो, इसलिए अभी लिखूँगी तो बेकार में वीडियो लंबा हो जाएगा ना। अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में प्रकट करने के लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप मतलब छोटा रूप में प्रकट करने के लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। जैसे ये क्या है, एक रासायनिक समीकरण है, ये भी रासायनिक समीकरण है। तो कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को, इसको हम शब्दों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखना पड़ेगा। आयरन सल्फाइड को सल्फर के साथ अभिक्रिया कराया तो एक नया पदार्थ बना आयरन सल्फाइड। इतना लंबा न लिख करके मतलब छोटा रूप में लिख देंगे। Fe+S बराबर क्या हो गया, FeS, मतलब संकेत और सूत्र के रूप में लिख दिए तो ये समीकरण हो गया। तो यहाँ क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप रूप में मतलब छोटा रूप में प्रकट करने के लिए, मतलब दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। रासायनिक समीकरण का उपयोग क्यों करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को छोटा रूप में बताने के लिए, वही बोल रहा है। आगे है, समीकरण में अभिकारकों को बाईं ओर और तथा उत्पादों को दाईं ओर रखते हैं। इसमें हमने बताया कि ये अभिकारक है ये, और उत्पाद है ये, भाग लेने वाला अभिकारक और बनने वाला उत्पाद। तो यहाँ कह रहा है कि अभिकारक जो है वो हमेशा बाईं ओर रहेगा, मतलब बायां साइड रहेगा, और उत्पाद जो रहेगा हमेशा दाहिना साइड रहेगा। इसका भी ये बायां साइड रहेगा, और ये मतलब अभिकारक दाहिना बायां ओर और उत्पाद दाहिना ओर। वही है, समीकरण में अभिकारकों को दाईं ओर तथा उत्पादों, अभिकारकों को बाईं ओर और उत्पादों को दाईं ओर रखते हैं। नाम के जगह संकेत का प्रयोग। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो तत्व या फिर यौगिक जो भी हो, जिसके बीच भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, उसके नाम के जगह उसके संकेत और सूत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग। किसमें, रासायनिक समीकरण में। प्लस और 3 चीर का उपयोग। रासायनिक समीकरण में प्लस का भी उपयोग होता है और ये तीर का चिन्ह है उसका भी। जैसे ये दोनों रासायनिक समीकरण है तो दो तत्व या फिर यहाँ यौगिक भी हो सकता है, कोई दूसरा समीकरण लेंगे तो दो पदार्थ है, एक आयरन है और एक सल्फर है, इसके बीच हमने क्या लगाया, प्लस का चिन्ह लगाया। और अभिकारक और उत्पाद के बीच में ये तीर का चिन्ह, ये तीर आगे की ओर रहेगा, किसकी ओर, उत्पाद की ओर। अगर ये उत्पाद है, इसके बीच भी हम प्लस का चिन्ह प्रयोग किए। दो पदार्थों के बीच अगर इसमें कोई तीसरा पदार्थ भी जुड़ जाएगा तो फिर इसके बीच एक प्लस का चिन्ह लगाएंगे। मतलब रासायनिक समीकरण में प्लस का चिन्ह और तीर चिन्ह का भी उपयोग किया जाता है। तो इतना सब जानने के बाद रासायनिक समीकरण को हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो रासायनिक समीकरण संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से किसी रासायनिक अभिक्रिया का सरल एवं संक्षिप्त रूप है। कोई भी रासायनिक समीकरण संकेत एवं सूत्रों के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया का सरल एवं मतलब आसान और छोटा रूप होता है। ये कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का शब्दों में न लिखकर उसके संकेत और सूत्र के रूप में लिख देंगे, अर्थात आसान और छोटा रूप में लिख देंगे, वही मतलब रूप है। रासायनिक समीकरण जो है संकेत और सूत्र के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया का सरल एवं संक्षिप्त रूप है। जैसे मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको शब्दों में लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाने पर या फिर इसके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर बनता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना लंबा न लिख करके हमने लिख दिया क्या, Mg। मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, ऑक्सीजन का संकेत होता है O। तो हमने यहाँ क्या इसके नाम के जगह संकेत का उपयोग किया और बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के जगह हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड सूत्र का प्रयोग किया। यहाँ भी
हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन न लिख करके हाइड्रोजन के संकेत का प्रयोग किया और क्लोरीन के जगह क्लोरीन का संकेत लिखा हमने। फिर उत्पाद बना क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड न लिख करके हमने लिखा क्या, HCl, उसके सूत्र का प्रयोग किया। तो वही कह रहा है कि रासायनिक समीकरण जो होता है वो संकेत और सूत्र के माध्यम से किसी रासायनिक अभिक्रिया का सरल एवं संक्षिप्त रूप है। मतलब आसान और छोटा रूप है रासायनिक समीकरण किसका, संकेत अभिक्रिया का। आगे कह रहा है कि रासायनिक समीकरण का संतुलित होना यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान न तो कोई नए परमाणु उत्पन्न किए जा सकते हैं और न वर्तमान परमाणु को समाप्त किया जा सकता है, केवल व्यवस्था में अंतर होता है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, चाहे कोई भी पदार्थ के बीच हो, तो उसमें ना तो नया पदार्थ मतलब नया परमाणु बनेगा और ना ही परमाणु को उसमें से ख़त्म कर सकते हैं। मतलब रासायनिक समीकरण जब भी होगा संतुलित होगा। यहाँ क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरण का संतुलित होना यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान मतलब जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो नया परमाणु उत्पन्न नहीं किया जा सकता, मतलब कोई नया परमाणु नहीं बनेगा। जिस भी तत्व या यौगिक के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे उत्पाद में भी वही तत्व और वही यौगिक के परमाणु हमें दिखाई देंगे। मतलब कोई नया परमाणु नहीं बनेगा और न ही समाप्त किया जा सकता है, मतलब उसको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता है। केवल क्या होगा, उसकी व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। इधर का परमाणु इधर जा सकता है या इधर का परमाणु इधर आ सकता है। मतलब व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसको ना तो इसके परमाणु को नष्ट किया जा सकता है और न ही नया कोई दूसरा बनाया जा सकता है। मतलब इस परमाणु जो है हमेशा संतुलित रहेगा। रासायनिक समीकरण को हमेशा संतुलित किया जा सकता है। जैसे इस समीकरण हो गया, इसको संतुलित कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, अभिकारक में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, उत्पाद में कै गो है, 1 है। तो यहाँ हम 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ 2 लिखने का क्या मतलब हो गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणु हो गया। तो 2 जो लिखे ये ऑक्सीजन के लिए भी 2 है और मैग्नीशियम के लिए भी 2 है। मतलब मैग्नीशियम का भी 2 परमाणु और ऑक्सीजन का भी 2 परमाणु, ये 2 जो पूरे के लिए है। ये 2 जो लिखे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणु को दर्शाता है। तो यहाँ संतुलित हुआ कि नहीं वो देखते हैं। यहाँ अभिकारक में ऑक्सीजन का 2 परमाणु है और उत्पाद में भी 2 हो गया, लेकिन अभिकारक में यहाँ मैग्नीशियम 1 है, इधर तो 1 ही है, इधर 2 लिख दिए तो ये 2 तो मैग्नीशियम के लिए भी था, तो यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया तो इधर भी 2 लिख देंगे तो ये समीकरण संतुलित हो गया। अब देखिए अभिकारक में मैग्नीशियम 2 है, उत्पाद में भी 2 हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 परमाणु है, इधर भी 2 हो गया, तो ये संतुलित हो गया। इसको संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन 2 परमाणु है अभिकारक में और उत्पाद में 1 है, तो यहाँ 2 लिख दिए तो ये इधर भी हाइड्रोजन का 2 परमाणु हो गया। यहाँ क्लोरीन का 2 परमाणु है, इधर ये 2 लिखे तो ये क्लोरीन के लिए भी है, तो क्लोरीन भी 2 हो गया, तो ये संतुलित हो गया। मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इस संतुलित करने से यह स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप न तो कोई परमाणु का नाश होता है और न ही उत्पन्न होता है। मतलब वो संतुलित रहता है, सिर्फ व्यवस्था में अंतर होता है। वो इधर से इधर हो जाएगा, व्यवस्था में अंतर हो जाएगा, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा और नया भी नहीं बनेगा। मतलब वो संतुलित रहेगा। उदाहरण के लिए एक और मान लेंगे क्या, सोडियम का संकेत होता है Na और इसको ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, Na2 और O, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na2O। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको 2 लिख देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया। तो ये ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है,
सोडियम को कैसे संतुलित करेंगे। यहाँ सोडियम अभिकारक में एगो है और यहाँ कै गो है। ये 2 जो हमने लिखा वो सोडियम के लिए भी है और ये पहले से भी ये यहाँ 2 है, तो दोनों के गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो इधर उत्पाद में सोडियम 4 गो है, उधर 1 है, तो इधर 4 लिख देंगे तो ये संतुलित हो गया। इधर भी 4 और इधर भी 4। ऐसे समीकरण को संतुलित करते हैं। धन्यवाद।